नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम घाट में। और संविधान की एक नई सीरीज़ में आज जो है तो प्रस्तावना पर एमसीक्यू लगाने वाले हैं और ऐसे कर करके संपूर्ण संविधान को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपका साथ मिला तो मैं एक बेहतर क्लास आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो पहला आइए प्रश्न लगाते हैं। प्रस्तावना की भाषा जो है तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा है कनाडा से, चौथा है यूएसए। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से पहली बात तो ये ली गई है कि नीति डीपीएसपी, डीपीएसपी है ना। डीपीएसपी कहाँ है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अच्छा, ये डीपीएसपी होते क्या हैं? तो डीपीएसपी जो है राज्यों के कुछ कर्तव्य होते हैं जो देश के नागरिकों के प्रति होते हैं। हालांकि ये बाध्यकारी कर्तव्य नहीं है, अर्थात इनके लिए जो है तो न्याय की शरण नहीं ली जा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है क्या? प्रस्तावना की भाषा, जो अपना प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा है ना, प्रस्तावना की भाषा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से त्रिसूची प्रणाली ली गई है, मतलब कि त्रिसूची प्रणाली ली गई है। और जिसमें मतलब सब अनुच्छेद, जिसका वर्णन अनुच्छेद 246 में वर्णित है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि संविधान का अनुच्छेद 248 में है, जो 3 सूचियों में नहीं है, मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट सूची है और वो कनाडा से ली गई है। यूएसए से अपना संविधान बहुत ज़्यादा प्रभावित है और यूएसए से लगभग 6 से 7 या उससे भी अधिक चीज़ें हमने ग्रहण की है। जैसे कि पहला है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। न्यायिक पुनरावलोकन के अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हो गया कि राष्ट्रपति और उसका निर्वाचन मंडल, वो भी वहीं से लिए हैं। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये सारे पॉइंट जो है कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है? देखिए, एकगोपालनवाद 1957, वीरूवादीवाद 1960, गोलकनाथवाद 1967 और केशवानंद भारतीवाद 1973। तो इसका आंसर है वीरूवादीवाद 1960, है ना। संविधान में जब शुरुआती तौर पर संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की बात उठी तो राजेंद्र प्रसाद ने तो कहा कि संविधान का भाग है, लेकिन न्यायपालिका ने इसको प्रवर्तनीय मानने से इनकार कर दिया। और जब न्यायपालिका ने प्रवर्तनीय मानने से इनकार कर दिया तो विभिन्न वादों में, विभिन्न न्यायिक निर्णयों में उसने प्रस्तावना की स्थिति को बताया। अच्छा, केशवानंद भारतीवाद वो है जिससे निकल कर के मूल ढांचा आया था, मूल ढांचे की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, प्रस्तावना के बारे में इसमें क्या निकल के आई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है लेकिन शक्ति का स्रोत नहीं है। और विचारों के जानने की कुंजी है, संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी। इसका आंसर है वीरूवादीवाद 1960। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो अभी अपन ने केशवानंद भारतीवाद पढ़ा, इसमें भी कहा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति पर विचार करें। देखिए, केशवानंद भारतीवाद के बाद जो वर्तमान स्थिति आई है तो क्या है? देखिए, संविधान का भाग है, हाँ है। शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है ना। तो शक्ति का स्रोत बिल्कुल नहीं है, मतलब ये कथन भी सत्य है। मार्गदर्शक की भूमिका में है, बिल्कुल है। शक्ति का स्रोत है, तो ये गलत है। तो 1, 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। मतलब संविधान का भाग है, शक्ति का स्रोत नहीं है, मार्गदर्शक की भूमिका में है। तो ये 3 कथन एकदम सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में चर्चा है 3 प्रकार के न्याय की, 5 प्रकार के न्याय की, 3 प्रकार के स्वतंत्रता की, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, है ना, राजनैतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। जैसे अपन संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, है ना। मतलब ये कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय, मतलब 1 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को समझा जा सकता है अनावश्यक शक्ति के रूप में, अर्थहीन संविधान के सार के रूप में। तो अनावश्यक तो नहीं है, ये विचारों को जानने की कुंजी है, संविधान का भाग है, ये कथन गलत है। शक्ति के रूप में, चूंकि शक्ति का स्रोत नहीं है, ये इसका अंतिम अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। अर्थहीन, यह भी गलत है। संविधान के सार के रूप में, अच्छा संविधान प्रस्तावना को संविधान में के बारे में कहा जाता है कि ये विचारों को जानने की कुंजी तो है ही, संविधान का मेन सार भी है, अर्थात गागर में सागर भरने जैसा है ना। एक छोटी सी प्रस्तावना जो है संपूर्ण संविधान की ओर इशारा करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है और वो संशोधन है 42वां संशोधन 1976 में। और इसके तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना, समाजवाद, है ना, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? अच्छा, प्रभुत्व संपन्न मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि जो अपना राष्ट्र है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब अपनी प्रभुता अपने हाथ में है ना। ये जो है तो इसकी प्रभुसत्ता किसी और के हाथ में नहीं है। तो अब इसको अपन देखते हैं। विदेशी सत्ता से मुक्त, बिल्कुल सही बात है। विदेशी सत्ता से मुक्त है, बिल्कुल सही है। विदेशी सत्ता के अधीन, गलत है। डोमिनियन स्टेट, गलत। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि ऐसे ही, मतलब किसी और देश के आश्रित हो, मतलब शरणार्थी, मतलब शरण वाले देश, जैसे कि अब इंग्लैंड के शरण में पहले बहुत सारे डोमिनिक स्टेट थे, अभी अमन नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? केवल एक, विदेशी सत्ता से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न, गणतंत्र से आशय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र से आशय क्या है? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होगा, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, कोई नहीं। अच्छा, इसका आंसर होगा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, है ना। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अपने देश में। वहीं ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या है, तो राष्ट्रपति जो है वंशानुगत है, वंशानुगत है ना। अपने यहाँ क्या है, निर्वाचित होते हैं। अपन राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत पद्धति से करते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? अभी अपन पिछले क्वेश्चन पर चर्चा की है, 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये है अपनी प्रस्तावना की क्लास, और लगभग हमने इस पर संपूर्ण क्लास कंप्लीट की है। मुझे नहीं लगता कि प्रस्तावना में इससे कुछ बचा होगा, पर एक बार मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। रिवीजन करवा देता हूँ। और रिवीजन कैसा होगा कि देखो, पहले तो प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये बात संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए संविधान की प्रस्तावना का याद होना जरूरी है, और इसके एक एक शब्द की संपूर्ण व्याख्या पता होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। अभी जैसे कि न्याय में भी क्या है, 3 तरह के न्याय, जैसे न्याय पर बात करें तो ये कितने हैं, 3 तरह के। सामाजिक न्याय, अब सामाजिक न्याय कैसे उपलब्ध होगा? सामाजिक न्याय उपलब्ध होने का मतलब ये होता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करेंगे तब सामाजिक न्याय होगा, है ना। और जात पात को ख़त्म करेंगे तब सामाजिक न्याय होगा। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, अस्पृश्यता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए हैं, अनुच्छेद 17 है। उसके अलावा अस्पृश्यता संबंधित कानून आया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का, और ST/SC एक्ट 1989 का आया है। अब आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के लिए सरकार क्या करेगी?
आर्थिक न्याय करने के लिए जो जैसे कि अभी भूमि सुधार जो कानून पहले लाए जा रहे थे शुरुआती समय में, वो आर्थिक न्याय से संबंधित थे। उसके अलावा 39 नीति निर्देशक तत्व में राज्यों का कर्तव्य होगा कि राज्य जो है जनता का कल्याण कैसे करेगी, आर्थिक विषमता को दूर करेगी। 39 बी और सी में एक दो बातें लिखी हैं। पहला तो ये कि भौतिक संसाधनों का वितरण समान होगा और आर्थिक संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होगा, है ना। जैसे कि आर्थिक संसाधन धन दौलत और उद्योग ये कुछ किसी एक जगह पे ऐसा केंद्रित नहीं होंगे। अब आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय में हम जैसे अपन को वयस्क मताधिकार का अधिकार है। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई एक व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त हो और वही है तो प्रतिनिधि बन पाएगा हम लोगों का। कहने का मतलब तात्पर्य है कि चुनाव लड़ने के लिए सबको स्वतंत्रता है ना। चुनाव लड़ने की सबको स्वतंत्रता है, वयस्क मताधिकार है, लोकतंत्र है ना, जनता की सहभागिता है। ये क्या है? ये राजनीतिक न्याय है। तो इस तरह से अपन राजनीतिक न्याय को समझ सकते हैं। अच्छा, संविधान में ऑब्जेक्टिव में भी अपन लगाए थे कि संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है ना। तो विचारों की स्वतंत्रता, संविधान का अनुच्छेद 19(1) जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आपको याद होगा विश्वास की स्वतंत्रता मतलब ये कि आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हो। आगे धर्म की स्वतंत्रता, इससे भी वही रिलेटेड है। उपासना की स्वतंत्रता वही है, मौलिक अधिकार है आपका उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसके लिए संपत्ति का अर्जन करने के लिए, उसके लिए आप मतलब कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, है ना। फिर आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा आपको कैसे मिलेगी? जब आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको शिक्षित किया जाएगा। तो आपको याद होगा अनुच्छेद 21 है ना, 21 का में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान का अनुच्छेद 45 हो गया। मौलिक कर्तव्य में जो अंतिम जो जोड़ा गया है 86वां 11वें नंबर का पॉइंट जो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ये आपको शिक्षा का देता है। इसके अलावा सरकार शिक्षा का आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ये आपके शिक्षा के अधिकार आपको देता है। इससे क्या होगा? इससे आपके मन में प्रतिष्ठा आएगी। और अवसर की समानता की बात करेंगे तो अवसर की समानता कैसे प्राप्त होती है? अवसर, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और कई जगह पे तो जैसे अगर आप पिछड़ी जनजाति के हैं या पिछड़े समूह से हैं तो आपको सकारात्मक विभेद का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आप बहुत पिछड़े हैं तो आपको कुछ सहूलियत भी दी जाती है, जिससे कि आप जो हैं तो क्या कर सकें, आपका विकास हो सके। अगली बात कहता है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता का मतलब क्या है? एकता को स्थापित करने के लिए ही बंधुता, आप आगे बढ़ेंगे ना, बंधुता क्या है? सब में भाईचारा का विकास हो, राष्ट्र जो है एक हो जाए, अखंडता हो जाए। अखंडता मतलब ये कि अलगाववाद, क्षेत्रवाद ये सारे की कोई गुंजाइश ना हो, भाषावाद इन सब का कोई गुंजाइश ना हो। तो अखंडता को सुनिश्चित कर, बंधुता बढ़ाने के लिए ना, तो यही भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, है ना। तो इस तरह से 26 नवंबर इन सारी चीज़ों को आधार बनाकर, है ना, न्याय को, स्वतंत्रता को, एकता को, अखंडता को, गरिमा को, बंधुता को, ये सारी चीज़ों को न्याय आधार बना करके प्रस्तावना लाई गई। और ये सारी बातें जो है आपको संविधान में आगे पढ़ने को मिलेंगी। इसीलिए बोला जाता है संविधान का सार क्या है? संविधान की प्रस्तावना है। तो ये सारी चीज़ें हुई प्रस्तावना से रिलेटेड, और ये प्रस्तावना अपनाई गई है 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान नहीं अपनाया गया, 15 आर्टिकल, निर्वाचन, नागरिकता और संसद, इनसे रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें जो हैं तो अपनाई गई हैं। बाकी शेष संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसीलिए 26 जनवरी को आप और हम सब कोई मिल करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। तो ये आपकी प्रस्तावना की क्लास आज संपन्न हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और मैं लगा रहूँगा जब तक कि मैं एक व्यवस्थित क्लास और व्यवस्थित पढ़ाई के ज़रिए आप लोगों को एक विश्वास न दिला पाऊँ कि हाँ मैं इस योग्य हूँ कि मैं आपको एक अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ। तो धन्यवाद।